नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास मन्नू की वह एक रात का 5वां भाग। यह सोचते सोचते मुझे हर तरफ से ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह चुड़ैल मुझ पर हंस रही है कि देख, तेरा आदमी मेरे तलवे चाट रहा है, छीन लिया है मैंने उससे तुझसे, तू मूर्ख है, हारी हुई बेवकूफ़ औरत है। मैं बेड पर एक कोने में बैठी घुटने में सिर दिए या सोचते सोचते रोने लगी। भावनाओं में डूबती उतराती मेरे रोने की आवाज़ कब तेज होकर ऊपर चीनू तक पहुंचने लगी, मैं जान नहीं पाई। पता मुझे तब चला जब वह आकर आगे खड़ा हो गया और चुप कराते हुए बोला, चाची बेकार रो रही हो, पापा भी अम्मा को ऐसे ही कह देते हैं, अम्मा भी कहकर चुप हो जाती है, ऐसे रोती थोड़ी ना है, ऐसे रोती थोड़ी ही है। मगर उस दिन मैं इस कदर आहत थी कि उसकी बात पर ध्यान दिए बिना रोती रही, हिचकती रही। चीनू को कैसे बताती कि तुम्हारी माँ और पिता के बीच झगड़ा उस तरह का नहीं है जैसा हमारा है। वह एक पति पत्नी के बीच की नोक झोंक है, तकरार है जिसमें कहीं गहरे प्यार भी है, जबकि हमारे बीच नफरत की आग है, मजबूरी में जैसे ढो रहे हैं एक दूसरे को और कि अभिशप्त हैं एक छत के नीचे रहने को। फिर अचानक चेहरे पर चीनू के हाथों का गर्म स्पर्श महसूस किया। उसने दोनों हथेलियों के बीच मेरा चेहरा लेकर मुझसे कहा, चाची इतना रोने से क्या फ़ायदा, तबीयत खराब हो जाएगी, चाचा जब आए तो उनसे बात कर लीजिएगा। ऐसी ही न जाने कितनी बातें वह बोलता जा रहा था और मैं एक बच्चे की तरह उसकी बाहों में ढेर होती जा रही थी और अंततः बेड पर एक तरफ लेट गई। मगर मैं रोना रोक न पा रही थी। रह रह कर जिंदगी मुझे अपमान तिरस्कार के कांटों से भरी बड़ी भयावह लग रही थी। उसकी चुभन मेरे आंसू रुकने नहीं दे रहे थे। चीनू भी बेड पर बैठकर चुप कराने की कोशिश में लगा था, कुछ इस तरह के चुप कराए बिना हिलेगा ही नहीं। मेरी पीठ उसकी तरफ थी, वह पीछे से झुका चुप कराने के क्रम में बोले चला जा रहा था, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि मैं अपने वश में नहीं थी। मैं यह भी भूल चुकी थी कि मेरा आंचल कब का मेरी छाती का साथ छोड़कर बेड पर फैला हुआ था और ब्लाउज का बड़ा गला भी मेरे भारी स्तनों को ढकने में पूरा साथ नहीं दे पा रहा था। मैं यह भी नहीं सोच पा रही थी कि यह वही चीनू है, वही लड़का है जो महिलाओं के अंगों को देखने का अवसर ढूंढता ही रहता है और सड़क छाप अश्लील किताबें पढ़कर अपने शरीर के अंगों से भी खिलवाड़ करता है। जवानी की दहलीज के सामने खड़ा एक ऐसा किशोर जो किशोरावस्था को छोड़ युवावस्था की उफनती भावनाओं की दुनिया के करीब खड़ा शख्स है, जो मेरे जिस्म के खुले हिस्से पर नज़र डाले होगा। उस दिन की उनकी ठोकर ने मुझे कुछ इस कदर हिला के रख दिया था कि मैं भूल सी गई थी सब कुछ। मैं अपमान की ज्वाला में दहक रही थी, शायद विक्षिप्त सी हो गई थी, तिरस्कार को सहते सहते, और चीनू जैसा शख्स मुझे चुप कराने, मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कभी कंधों पर, कभी मेरे गाल, मेरे माथे पर पड़ रहे थे और उसका स्पर्श मुझे उस वक्त न जाने क्यों राहत या कहें कि शीतलता प्रदान कर रहा था, अपनत्व की शीतलता का एहसास दे रहा था। एक बार जब उसका हाथ मेरे आंसुओं को पोंछने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ मेरे गाल से चिपका हुआ था और उसके हाथ के ऊपर मेरा हाथ था। जब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो वह पीछे से घूमकर सामने आ गया, बैठ गया बगल में। उसका समझाना बुझाना चालू रहा और मेरा बिसुरना बढ़ता रहा। साथ ही चीनू के हाथ और ज़्यादा सुकूनकारी लगने लगे। मैं कहीं गहरे डूबने उतराने लगी थी। उसका हाथ ही नहीं, शरीर का काफ़ी हिस्सा मेरे शरीर को छू रहा था। मैं खुद पर दबाव महसूस कर रही थी। फिर अचानक ही मैं टूट गई, फट पड़ी। मैंने जकड़ लिया उसे अपनी बाहों में। या तो उसके मन की बात हो गई थी, फिर आवेग, या कहें कि मैं विक्षिप्तता की आग में राख हो गई और तूफान में बह गई चीनू के साथ, जो अभी युवा भी ना हो पाया था। मैं उसके सामने बिखर गई, सब कुछ कर दिया उसके हवाले। उसका तपता तूफानी लावा मेरे अंदर बरसों से जमती आ रही काई की मोटी परत को बहा ले गया। मैं खुद को फूल सा हल्का महसूस करने लगी। विचित्रता मेरी कहीं टुकड़े टुकड़े हो रही थी। मेरी चेतनता लौटी तो उससे छिपाने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था।
चीनू अपने कपड़े लेकर भाग गया था ऊपर अपने कमरे में, और अब मैं पश्चाताप की बढ़ती जा रही तपन में झुलसने लगी थी। यह सुनकर बिब्बो आश्चर्य से बोली, तो क्या तुम उसके साथ हम बिस्तर हुई थी? बिब्बो का मुंह आश्चर्य और नफरत से खुला ही रहा। यह सुनकर कुछ देर सोचने के बाद मन्नू बोली, हुई नहीं थी। हो गया था सब कुछ। न जाने ऐसा कौन सा तूफान आ गया था उस वक्त जिसके झोंके में बह गए थे हम दोनों नहीं बल्कि सिर्फ मैं। चीनू की नजरें तो स्त्री शरीर की भूखी हर क्षण उसकी तलाश में भटकती ही रहती थी। उसके लिए तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता था। मन्नू की आवाज सुनकर बिब्बो बोली, मन्नू तुम्हारे लिए भी इससे अच्छा और क्या हो सकता था? मैं तुम्हारी गोलमोल बातों को कुछ देर तो समझ ही नहीं पाई थी, मगर पति से मन मुटाव का तुम ऐसे बदला लोगी, ऐसे धोखा दोगी, उससे नफरत के चलते खुद को ऐसे एक लड़के को सौंप दोगी और अय्यासी की ऐसी गुट्टी पिला दोगी जो बर्बाद कर देगी उसे। यह सब मेरी कल्पना से भी परे है। मन्नू, माफ़ करना मन्नू, तुम्हारा ऐसा गलीच सच सुनने के बाद मेरी जुबान पर तुम्हारे लिए दीदी जैसा पवित्र शब्द नहीं आ पा रहा है। तुम दोपहर से ही अनर्थ 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 कहती चली आ रही हो। तब मेरे दिमाग में यह बात आती ही रही कि गुस्से या उतावले में हो गया होगा कुछ ऐसा वैसा, लेकिन तुम्हारा अनर्थ तो ऐसा होगा कल्पना भी नहीं कर पाई थी मैं। और तुम्हारा यह अनर्थ मेरी नज़र में तो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे अनर्थ एक तरफ कर दो तो भी तुम्हारा एक अनर्थ सारे उन अनर्थों पर भारी पड़ेगा। यह कहते कहते बिब्बू उठी और एक गिलास पानी लेकर पीने लगी। आवेश के कारण वह हाँफने लगी थी। मन्नू उसके क्रोध को देखकर विचलित न हुई। शायद वह इस अंजाम के लिए तैयार थी पहले से। गुस्से से बुनबुनाती बिब्बो आकर बेड पर फिर से बैठती हुई बोली, हे भगवान, क्या क्या दिन दिखाओगे? अब यही सब सुनना रह गया था। अच्छा होता जो तुम यह सब दिखाने से पहले ही मुझे उठा लेते। अब सवेरे तक तो हूँ यहाँ। सुना डालो और भी जो कुछ अनर्थ बाकी रह गया हो तुम्हारा। बहन हो तो तुम ऐसी होगी परिवार में किसी ने कल्पना भी ना की होगी। न जाने हॉस्टल में भी तुमने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। जीजा की हर बात गलत ही हो यह भी तो संभव नहीं है। खैर सुनाओ और जो अनर्थ हो वह सब सुना डालो। हाँ बहन, बार बार मुंह से अब भी इसलिए निकल रहा है कि मैं तो यही मानती हूँ कि रक्त संबंध लाठी मारने से भी खत्म नहीं होती। खैर बताओ कुछ और बाकी हो तो। बिब्बू का गुस्सा, उसका व्यंग देखकर सुनकर मन्नू ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी नफरत से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बिब्बू। तुम्हारी जगह मैं होती तो निश्चित ही मैं भी यही करती, क्योंकि आदमी जैसे वक्त जैसे हालात से गुजरता है उसकी प्रतिक्रियाओं पर उनका असर होता है। इसीलिए कहते हैं वक्त का हर शय गुलाम है। बिब्बू इस पर बोली, इन बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं रखा है। मैं तो इतना जानती हूँ कि हमने पाप किया है तो हम पापी हैं बस। तुमने तो जो किया है वह इतना बड़ा पाप है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं यही नहीं समझ पा रही कि इतना कर डालने के बाद तुम कहाँ से इतनी हिम्मत जुटा पाई कि न सिर्फ जीजा का जीवन भर सामना करती रही बल्कि दुनिया के सामने बेधड़क जीती रही, किसी को कानो कान खबर तक न होने दी, और आज इतना हौसला कर बैठी कि सब कुछ बेहिचक बता भी रही हो। मैं तो दंग रह गई तुम्हारे इस अनर्थ को जानकर। बिब्बो के इस बात को सुनकर मन्नू बोली, बिब्बो दरअसल यह अनर्थ नहीं था। यह सुनते ही बिब्बो फिर आश्चर्य से बोली, क्या? हाँ, यह अनर्थ नहीं था बिब्बो। हे भगवान, तो फिर अनर्थ किसको कहते हैं? अगर यह अनर्थ नहीं था तो फिर क्या था वह भी बता दो। मन्नू बोली, बिब्बो मेरी नज़र में तो अनर्थ हुआ था जो इसके बाद हुआ या होता रहा। मेरी नज़र में तो यह आगे चलकर जो अनर्थ हुआ उसकी आधारशिला मात्र थी। अच्छा, अरे हे भगवान, इससे भी बड़ा कोई अनर्थ है क्या जो तुमने आगे किया? मन्नू बोली, बिब्बो मैं तो सब बताने को तैयार बैठी हूँ। हाँ, अगर सुनने को तैयार हो तो। बिब्बो ने कहा, सुनने को तो मैं तैयार हूँ।
यहाँ अपने लड़कों बच्चों को छोड़कर इसलिए आई थी कि उन सब की उपेक्षा ने जीना मुहाल कर दिया था। मगर यहाँ जहाँ सब सुनने को मिलेगा, या तो सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा तो यह सोचकर ही दिमाग फटा जा रहा है कि अम्मा बाबू की आत्मा पर क्या बीत रही होगी। यह सब जानकर कि जिस संतान पर वह सबसे ज़्यादा गर्व करती थी कि वह ऐसी है। और इतना क्या, अभी तो तुम कह रही हो कि यह अनर्थ था ही नहीं, यह अनर्थ ही नहीं था। अनर्थ तो कुछ और है जो तुमने आगे किया। मैं तो यही सोचकर पागल हो रही हूँ कि आखिर वह अनर्थ क्या होगा जो अभी सुनने को बाकी है। मन्नू बिब्बो के गुस्से को देखती रही, सुनती रही, समझती रही और फिर बड़े शांति से बोली, बिब्बो, जो तुम मेरी जगह होती तो तुम्हें पता चलता कि मेरी गलती कितनी है और कितनी नहीं है। मैं जानती थी कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा होगी, मगर बात तक करने से मना करने लगोगी, नफरत इतनी करोगी कि वापस जाने की तैयारी करोगी, इसका अनुमान नहीं था। मैं तो समझ रही थी कि बहन होने के नाते, बल्कि उससे पहले एक औरत होने के नाते तुम ही मेरा दर्द समझोगी, मेरा इंसाफ करोगी कि मैं कितनी गलत हूँ और अन्य कितना गलत थे, या कि सारी गलती सिर्फ मेरी ही थी। अगर बात सुनने को कौन कहे तुम मुझे अपमानित करने लगी। मन्नू को गुस्सा देखकर बिब्बो बोली, तुम किस मान अपमान की बात कर रही हो? जब उस छोकरे के सामने अपनी लाश का तमाशा बनाती रही, अपनी अय्यासी का जश्न मना रही थी, उस समय तुम्हारे दिमाग में सम्मान की आग नहीं जली थी? सब इज्जत लुटाने के बाद आज तुम्हें सम्मान याद आ रहा है? मुझे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें अपमानित कर रही हूँ, मगर तुम्हारा कर्म सुनकर तो मैं खुद अपने को अपमानित महसूस कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मन्नू सुनते रही, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ बहन हो, मगर अब अपमानित महसूस कर रही हूँ इस बात पर। मैंने कहा था ना कि आदमी की प्रतिक्रिया वक्त के इशारे पर ही चलती है, परिस्थितियों के सामने विवश होकर उसी के अनुरूप होती है। तुम्ही ने दिन में कहा था कि हम सगी बहनें हैं, लाठी मारने से कहीं पानी फटता है क्या? लेकिन अब देखो, परिस्थितियां बदली तो तुम्हारी प्रतिक्रिया भी बदल गई, लाठी से पानी फट गया। अब मेरी सुनने को कौन कहे, बहन कहना भी तुम्हें गवारा नहीं है। बिब्बो बोली, देखो तुम्हारी बातों से मैं तुम्हारी बातों से जीत नहीं सकती, लेकिन मैं इस बात पर अडिग हूं कि मैं सही हूं। तो मन्नू बोली, तो मैंने कब कहा कि तुम गलत हो? मैं तो सिर्फ अपनी बात कहना चाह रही थी, तुम्हें बताना चाह रही थी कि वह सब जिसका बोझ बरसों से ढोते ढोते मैं थक कर पस्त हुई जा रही हूँ। बात ऐसी है कि सबको कह नहीं सकती, संयोग से तुम आ गई तो रोक ना पाई खुद को, क्योंकि तुम्हें देख कर लगा कि तुम्हारे अलावा किसी से यह बातें कही ही नहीं जा सकती। यह कहते कहते मन्नू सिसक उठी तो बिब्बो कुछ नरम पड़ गई और बोली, मैंने सुनने से कम मना किया, बताओ ना जो बताना चाहती हो। वह बात बताओ ना जो तुम्हारी नज़र में सबसे बड़ा अनर्थ है। दुनिया की नज़र में जो अनर्थ है उसे तो तुम अनर्थ मान ही नहीं रही हो। खैर, जब चीनू ऊपर भाग गया तब क्या हुआ? बिब्बो को मुद्दे की बात पर आते ही देख मन्नू ने उसके व्यंग्य का जवाब देने के बजाय खुद भी सीधे मुद्दे पर आकर वह बोली, जब चीनू चला गया ऊपर तो मैं हतप्रभ सी सोचने लगी या क्या हो गया। यह बात दिमाग में आते ही मैं पसीने पसीने हो गई कि अगर इस संबंध से मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा। दिमाग में यह बात इसलिए आई क्योंकि तब तक मेरे दिमाग में यह बात कूट कूट कर भर चुकी थी कि कमी इनमें ही है, इसीलिए मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ और चीनू का तपता लवा इस सूखे को खत्म कर देगा। इसका मुझे न जाने क्यों यकीन हुआ जा रहा था। ऐसी अनहोनी, ऐसी विकट स्थिति में भी मैं बच्चा ही जी रही थी। बिब्बो बोली सुनकर, तो इसमें घबराने की क्या बात है, नाम तो जीजा का ही होता। मन्नू फिर बोली, दिक्कत तो सबसे बड़ी यही थी क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से हमारे संबंध नहीं हुए थे, और यदि तब मैं प्रेग्नेंट होती तो बात खुल जाती कि अब कहाँ से हुआ। अब यह जरूरी हो गया था कि इनके आते ही मैं इनके साथ तुरंत संबंध बनाऊं। 1-आध महीने की भी देरी इनके जैसे तेज तर्रार आदमी के सामने बातों को खोल कर रख देगी। यह बात दिमाग में आते ही मैं परेशान उठी, दिमाग बिल्कुल गड्ढमड्ढ हो गया। मन्नू की आवाज़ सुनकर बिब्बो बोली, मानती हूँ तुम्हारी हिम्मत और दिमाग को। ऐसी परिस्थितियों में भी इतना जोड़ तोड़ तुम्हारी जैसी औरत ही कर सकती है।
मन्नू बोली, हालात बनने पर बातें दिमाग में आने ही लगती हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं था। बच्चे की बात हावी होते ही मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी। एक बात और मन को सताने लगी कि यह मनचला टाइप का चीनू कहीं बात फैला ना दे। अक्सर ऐसे लड़के अपने दोस्तों के बीच डींगे हाँकने लगते हैं और फिर वह क्या कह डालेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं होता। इसी उलझन में मैं चीनू के कमरे के पास चुपचाप जाकर आहट लेने लगी। उसने कमरे की लाइट ऑफ कर रखी थी। नाइट बल्ब भी नहीं जल रहा था। कुछ देर तक जब जरा भी आहट ना मिली, जुम्बिश तक ना हुई, तो मैं खिड़की के पास जाकर धीरे से बोली, चीनू। लेकिन कोई उत्तर ना मिला। ऐसा कई बार हुआ तो मैंने दरवाजे पर हल्का सा धक्का दिया, वह खुल गया। मैं एकदम अंदर जाकर धीरे से फिर बोली, चीनू। चीनू। दूसरी बार आवाज़ थोड़ी तेज थी। तब उसने दबी आवाज़ में कहा, मैंने कहा, नीचे कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। वह कुछ ना बोला तो मैंने फिर दोहराया, मुझे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर को नीचे आ जाओ। तब वह धीरे से बोला, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। उसका उत्तर सुनकर मैं फिर अपने कमरे में आ गई। आते ही मैंने तेज लाइट ऑफ कर दी और नाइट लैंप ऑन कर दिया और बेड के पास आकर खड़ी हो गई। मेरी नज़रें मेरी उस कम रोशनी में भी ज़मीन देख रही थी, अपने पैरों के करीब की ही ज़मीन। तभी चीनू कमरे में दाखिल हुआ। मैं सोच रही थी कि वह डरा सहमा संकोच में कुछ सिकुड़ा सा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस पर कोई खास फर्क नहीं था। वह बेड के दूसरे कोने के करीब खड़ा हो गया। हाँ, नज़रें उसकी भी नीचे थी। मैंने उसे बैठने को कहा तो वह वहीं एक कदम और आगे बढ़कर बेड पर बैठ गया। उसे बुलाने से पहले मैंने वह बेडशीट बदल दी थी जिस पर मेरे उसके कुकर्म के धब्बे लगे थे। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर मैं धीरे से बोली, गुस्सा हो तुम? नहीं जी नहीं। देखो चीनू, मैं ये कह रही थी कि जो हुआ उसके बारे में कहीं बात नहीं करना, ठीक है? अपने दोस्तों, अपनी माँ, किसी से भी नहीं। इस बार वह न जाने क्यों कुछ ना बोला। मुझे लगा कि उसने सहमत में सिर हिलाया था, मगर कम रोशनी के कारण मैं ठीक से देख नहीं पाई थी। तो कन्फर्म करने को मैं व्याकुल हो उठी। मैं जाकर उसके करीब बैठ गई। फिर कहा, चीनू, अगर तुमने कहीं कहा तो बात फैलते देर नहीं लगेगी। हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। हम दोनों मुंह दिखाने के काबिल न बचेंगे। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, सोचो सब क्या सोचेंगे। तुम्हारे पापा तो बहुत गुस्से वाले हैं, तुम्हें घर से निकाल दिया तो, और मुझे तो तुम्हारे चाचा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या ये समझ लो कि मेरे लिए सिवाय आत्महत्या के और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम समझदार हो, बात की गंभीरता को समझना। तुम्हारी जरा सी बात से मेरी जान चली जाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं आत्महत्या कर लूं? यह कहकर मैं सिसक पड़ी। आंसू बहाने लगी तो वह बेहिचक एकदम मुझसे सट कर बैठ गया और निसंकोच मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, आप परेशान मत होइए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मगर मैं नहीं जानता था कि चाचा आपको मारते भी हैं। चीनू की हिम्मत उसकी बात से कहीं नहीं लग रहा था कि जो पौन घंटे पहले घटा उससे वह जरा भी हैरान परेशान है। मैंने उससे जरा अलग हटते हुए कहा, चीनू, पति पत्नी के बीच यह सब होता रहता है, यह कोई असामान्य बात नहीं है। तुम्हारे चाचा बहुत अच्छे हैं, वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो वह बोला, तो फिर इस तरह मारते क्यों हैं? मैंने कहा ना, पति पत्नी के बीच यह सब चलता रहता। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम इन सारी बातों को समझोगे। और फिर दिन में तुम भी तो बता रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप के बीच भी यह सब होता ही रहता है। पता नहीं, कई बार पापा ने भी अम्मा को मारा है, लेकिन उन्होंने कभी किसी और के सामने नहीं। उसकी इतनी बात सुनकर मैंने कहा, चलो अच्छा, बंद करो इन सब बातों को। बस तुम किसी से कोई भी बात ना कहना, नहीं तो मुझे मरा हुआ पाओगे।
तब वह बोला, मैंने कहा ना चाची, मैं कहीं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मगर चाची एक बात कहूँ? हाँ बोलो। ये जो मीनाक्षी गई है ना चाचा के साथ, ये अक्षी नहीं है। चाचा के साथ इसके संबंधों के बारे में पापा को अम्मा से बात करते समय मैंने कई बार सुना है। पापा ने कई बार बताया कि यह दोनों लोग अक्सर गाड़ी में कहीं चले जाते हैं, घंटों बाद लौटते हैं ऑफिस में तो सब इनके संबंधों को लेकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। एक छोकरे के मुंह से अपने पति के लिए ये बातें सुनकर मन मेरा गुस्से से भर गया। सुसुप्त पड़ चुकी आग फिर से धधकने को फड़क उठी और इस बात पर बड़ा क्षोभ हुआ कि वह चुड़ैल मेरे आदमी को अपने कब्जे में करके गुलछर्रे उड़ा रही है। उस कमीने के ही कारण या महीनों मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तमाम कोशिशें भी इनकी भावना को हवा नहीं दे पाती थी और आज जो यह समस्या खड़ी हुई है कि मैं उनके आते ही संबंध बनाने के लिए सारी जुगत लड़ा रही हूँ। एक पत्नी होकर अपने पति से कैसे एक बार संबंध बना लूँ, इसके लिए मुझे हैरान परेशान होना पड़ रहा है। इन सारी स्थितियों के लिए वह चुड़ैल ही जिम्मेदार है। मन हुआ कि वह मिल जाए तो उसकी बोटी बोटी काट डालूं, मगर मैं विवश थी। किसकी ताकत पर यह सब करती? इन सब का किसके सहारे विरोध करती और किसका करती, जब मुकाबिल खुद अपना ही पति हो। यह मैं सोच ही रही थी कि चीनू फिर बोला, आप चाचा को मना क्यों नहीं करती कि वह उससे बात ना क्या करें? चीनू की बात सुनकर मुझे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही हमारी जिंदगी में ताक झांक कर रहा है। इसे यहीं लगाम ना लगाया तो यह मुसीबत बन जाएगा। वैसे भी उसे देखकर अब न जाने क्यों मेरे मन में गुस्सा भर रही थी। मैंने चैप्टर क्लोज कर उसे उसके कमरे में भेजने की गरज से बड़े रूखे अंदाज में कहा, चीनू ये सब हम लोगों की पर्सनल बातें हैं, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मियाँ बीवी के बीच यह सब चलता रहता है, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। फिर अभी तुम बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाओ। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, जाओ अब जाके सो जाओ। इतना कहकर मैं बाथरूम चली गई। सोचा यह जल्दी चला जाएगा। बाथरूम से लौटी तो मैं दंग रह गई। वह अब भी वहीं बेड पर आराम से बैठा था। मैंने फिर कुछ खींच कर कहा, चीनू जाकर सो जा, बहुत रात हो गई, मैं भी सोने जा रही हूँ। मेरी इस बात का उसने जो जवाब दिया उससे मैं अंदर तक कांप उठी। पूरे शरीर में पसीना सा महसूस होने लगा। मेरी हालत सांप छछूंदर की हो गई थी। क्यों, उसने ऐसा क्या कह दिया था? बिब्बू, मेरी बात पर वह बड़े अधिकार से बोला, मैं यहीं आपके साथ सोऊंगा। क्या? हाँ। उसने इतने अधिकार इतना जोर देकर कहा कि मेरा रोम रोम कांप उठा, मगर ऊपर से अपने को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, चीनू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम मेरे साथ नहीं सो सकती, जाओ अपने कमरे में। मेरी बात सुनकर कुछ देर चुप रहा, फिर एक झटके में मेरे सामने आकर बोला, मैंने कहा ना मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। हाँ कहा तुमने, लेकिन यह नहीं हो सकता कि मेरे साथ हो, इसलिए जाओ ऊपर। मेरे इतना बोलते ही वह भी अपनी आवाज़ में तेजी लाते हुए बोला, क्यों नहीं हो सकता? उसके इस अकड़ भरे प्रश्न से मैं झल्ला उठी और उसके इरादे भाप गई। मुझे लगा अगर मैं कमज़ोर पड़ी तो यह सिर पर चढ़ जाएगा और जब चाहेगा मनमानी करेगा। तो मैंने एक बार फिर हिम्मत करके एकदम उसके करीब जाकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ, समझे? यह सुनते ही उसने कहा, न मैं पागल हूँ न बच्चा हूँ, समझी चाची? आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया है, अब मैं आपके साथ सो सकता हूँ। जब आपका मन था तब बड़ा हो गया था, आपका मन भर गया तो मैं बच्चा हो गया? ये नहीं हो सकता चाची, ये बिल्कुल नहीं हो सकता चाची। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी से नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहूँगा, तब आपको क्यों परेशानी हो रही है, बताइए? इतना कहते कहते उसने आकर धीरे से मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। पूरे अधिकार के साथ की जा रही उसकी यह हरकतें मेरे होश उड़ाए दे रही थी। मैं नर्वस हुई जा रही थी। बार बार किसी से ना कहने की बात
कहकर वास्तव में वह यही धमकी दे रहा था कि वह जो कर रहा है करने दो, नहीं तो भांडा फोड़ देगा। वह मेरे हाथों को पकड़े मेरे इतना करीब खड़ा था कि उसकी गर्म सांसों को मैं महसूस कर रही थी। उसकी लंबाई मुझे एहसास करा रही थी कि वह जो कह रहा है कि वह बच्चा नहीं बड़ा हो गया है, वही हकीकत है, वही यथार्थ है। और मुझे यह भी एहसास हो गया कि उसे मैं जितना धूर्त मक्कार समझ रही थी, वह उससे 1000 गुना ज़्यादा कमीना धूर्त है। और इस धूर्त के जाल में मैं स्वयं को ऐसा फंसा चुकी हूँ कि निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं कुछ निर्णय ले पाती, कुछ करती कि उसके पहले ही वह मेरे हाथ जो पहले से पकड़े हुए था उसे पकड़े पकड़े बेड की तरफ चल पड़ा। मेरे पास सिवाय उसके इशारे को मानने के और कुछ नहीं बचा था। मैं विवश उसके साथ बैठ गई बेड पर। इतना बेबस मैं जीवन में उससे पहले कभी नहीं हुई थी। वह धूर्त इतना कमीना और चालाक निकला था। जिस हरामी बाबा से ऐन वक्त पर आकर जिया ने मेरी इज्जत बचाई थी, आज उसी जिया का लड़का मेरी इज्जत तार तार करने के लिए मुझे अपने जाल में ऐसा फंसा चुका था कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि चाह कर भी जिया को भी नहीं कह सकती थी। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और खुद लेट गया। हैरान परेशान मैं एक झटके से उठकर जाने लगी तो उसने फिर बिजली की तेजी से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में उसकी जवानी की ताकत साफ अपना एहसास करा रही थी और साथ ही उसकी मंशा का भी। उसने मुझे खींच लिया। विवश मैं फिर लेट गई, मगर नफरत के कारण मैं करवट लेकर दीवार की तरफ मुंह करके लेटी तो कुछ देर बाद वह भी करवट लेकर ठीक मेरे पीछे सट कर लेट गया। तो मैंने खींच कर कहा, चीनू ठीक से लेटो, उधर खिसको। मगर बजाय खिसकने के उसने बड़ी बेशर्मी से अपना एक हाथ पीछे से मेरे पेट पर रख दिया। मैंने हटाने की कोशिश की तो असफल रही। उसके आगे मैं बेबस थी। अंततः मैंने बचने का आखिरी प्रयास किया। उससे कहा, तुमने अगर अपनी बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं अभी की अभी आत्महत्या कर लूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख कर जाऊंगी। सोच लो, पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और फांसी हो जाएगी तुम्हें। तो वह बोला, ठीक है चाची, सुसाइड नोट में जो मनाए लिख लेना, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। पूरी दुनिया जान जाएगी कि जो किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं। अब मर्जी आपकी, जो चाहे कर लें। यह सुनकर मैं एकदम सख्ती में आ गई। निहायत कमीनेपन से यह जवाब देकर वह बड़ी बेशर्मी के साथ मुझसे कस कर पीछे से चिपक गया। उसकी बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि सड़क छाप किताबें पढ़ पढ़ कर वह एकदम पक्का हो चुका है। उसे मामूली लड़का समझना मूर्खता होगी। अब मुझे सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। मुझे यकीन हो गया कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, सब हार चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुनते ही बिब्बो ने कहा, तो फिर क्या तुमने फिर अपने को सौंप दिया उस सुअर को? मन्नू बोली, बिब्बो और कोई रास्ता बचा था क्या मेरे लिए? यह सुनते ही बिब्बो ने आश्चर्य से कहा, हे भगवान, हे भगवान, क्या यही सब सुनवाने के लिए जिंदा रखा है मुझे? अरे तुम चाहती तो रास्ता ही रास्ता निकल आता, चाहने पर क्या नहीं हो सकता। अरे इतनी कमजोर तो उस वक्त नहीं रही होगी कि एक छोकरे से खुद को ना बचा पाती। अरे एक लात मार कर उस हरामजादे को बेड से कुत्ते की तरह बाहर कर सकती थी। बेड से क्या, उस कुत्ते को तो मैं घर से बाहर फेंक सकती थी बिब्बो। लेकिन तब वह चारों तरफ तुरंत बात फैला देता, क्योंकि उस समय वह बहुत ही ज्यादा आवेश में था। वो इतना कमीना था कि उसमें और नमक मिर्च लगाता। चलो मैं तो निश्चित ही मरती ऐसी हालत में, लेकिन फिर इनका क्या होता? समाज में ये कैसे निकलते बाहर, और फिर तुम लोग भी कैसे निकलते दुनिया के सामने। मेरे साथ सबका जीना मुहाल हो जाता, मुश्किल हो जाता। यह सुनकर बिब्बो बोली, ओह, सबकी इतनी चिंता थी तुम्हें, तो यह सब किया ही क्यों था? बिब्बो, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने किया नहीं था, मैंने कुछ भी प्रयास नहीं किया था। हो गया था सब, परिस्थितियों के हाथों में बह गई थी। बह जाने के बाद संभली तो गंभीरता को समझा। हर हालत में एक ही कोशिश की कि बात फैल कर तुम सब तक ना पहुंचे, तुम सब उसकी ताप में ना झुलसो।
तुम जो बार बार इतना व्यंग्य कर रही हो, मेरी जगह होती तो समझती मैंने जो किया वो किस हद तक गलत था या सही। आज तक सब लोग शान से दुनिया के सामने चल रहे हो तो सिर्फ इसलिए कि इतने अत्याचार को चीनू के कमीनेपन, अन्य कईयों के हरामीपन की आग से मैं अकेले जलती रही, उसकी आग को फैलने से रोकती रही कि वह तुम लोगों तक पहुंचकर तुमको सबको न तपाए। और मुझे संतोष है कि मैं इस आग को फैलने से रोकने में कामयाब रही। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यह सब तुम्हें भी नहीं बताना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अम्मा की बात याद आती है कि बने के सब साथी हैं, बिगड़े में कोई नहीं। सोचा था कि बहन हो, कम से कम तुम समझोगी, लेकिन मैं हमेशा की तरह किसी को समझने में फिर गलती कर गई। मुझे यह सारी बातें अपने साथ अपनी चिता तक ले जानी चाहिए थी। इन बातों को बजाय तुम्हें बताने के अपने साथ अपनी चिता में ही जलाना चाहिए था। लेकिन कहा ना, जैसे उस दिन बह गई परिस्थितियों के हाथों भावना में बहकर, वैसे ही बरसों से इस बोझ को ढोते ढोते थक कर चूर हो गई थी। सो तुम्हें देखकर पसर गई, बिखर गई कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहाँ मुझे बख्शने वाला था। उसने यहां भी आकर डस लिया। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कोई बाहरी हो। मन्नू को बहुत आवेश में आता देखकर बिब्बो ने कहा, बात बाहरी की नहीं है। तुम जो बता रही हो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ है। अपने यहाँ तो औरतों के साथ अत्याचार होते ही रहते हैं, और बच्चे ना हो तो कोड़ में खाद जैसी स्थिति होती है। मेरा तो मानना है 100 में 90 औरतें ऐसी होती हैं जिनके जीवन में पति मनचाहा सुख ले लेते हैं। वह इतना ही तो जानते हैं, पत्नी को सुख मिला कि नहीं इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। रही बात बच्चों की, तो ऐसी न जाने कितनी औरतें हैं जो पति के सुख से, बच्चों के सुख से, बच्चे के सुख से वंचित रहती हैं। लेकिन अगर सब तुम्हारी राह चले, तुम्हारी तरह करने लगती, तो दुनिया में चरित्र नाम की कोई चीज ही ना रहती। मुझे तुम पर बार बार गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारी बातों से मैं यही समझ पा रही हूँ कि तुम्हें जीजा से रुपया पैसा सामान का तो सुख था, शरीर का सुख नहीं था। शरीर का सुख तुम नहीं पा रही थी। औरतें ऐसे में बच्चों के साथ अपने को खपा देती हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे भी नहीं थे। ऊपर से वह दवा दारू में तुम्हारा साथ नहीं दे रहे थे। वक्त निकलते जाने के कारण तुम व्याकुल हुई जा रही थी। ऊपर से अन्य औरतों के साथ जीजा के खुलेआम संबंधों के कारण तुम अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, भरती जा रही थी। और उस दिन जब वह बम्बई उस चुड़ैल के साथ गए तो तुम फट पड़ी। उस दिन तुम बच्चे को लेकर नहीं, अपने शरीर की भूख की गिरफ्त में ज्यादा थी। तुम प्रतिशोध ले रही थी अपने आदमी से, और आग में घी का काम उस चुड़ैल ने किया। प्रतिशोध की आग में जल उठी तुम। तुम्हारे मन में आया कि अगर जीजा औरतें भोग सकते तो तुम आदमी क्यों नहीं। तुम्हारे तन मन की भूख उस दिन चरम पर पहुंच गई थी, और संयोग से चीनू जैसा भरे पूरे शरीर का जवान लड़का था साथ। घर में कोई नहीं था। उसको देखकर तुम्हारी भूख और भड़क गई, और जब उसने तुम्हें चुप कराने के बहाने खुद तुम्हारे स्पर्श का मजा लेना चाहा तो तुम अपनी वासना रोक नहीं पाई। एक जवान मर्द शरीर का स्पर्श पाते ही वासना तुम्हारी फूट पड़ी, और बजाय वह कुछ करता तुमने ही सब कुछ कर डाला। बिब्बो ने बहुत ही जोरदार शब्दों में अपने यह सारी बातें कही तो मन्नू भी रुक ना सकी, चुप ना हुई। उसने भी प्रतिरोध करते हुए कहा, यह सच नहीं है बिब्बो, यही सच है। यही सच है कि तुम वासना की आग में इतनी अंधी हो गई थी कि यह भी भूल गए कि जिस लड़के के साथ तुम वासना का सुख लेने जा रही हो, यदि समय रहते तुम्हारा सब कुछ सामान्य रहा होता तो जो बच्चा होता वह उसी उम्र का होता, यानी अपने बच्चे की उम्र के लड़के से तुमने अपनी वासना शांत की, या सोचे बिना कि इसका उसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तुम वासना की आग में, स्वार्थ में, प्रतिशोध में इतनी अंधी हो गई थी कि एक पराये लड़के के सामने तुम्हें अपना तन, अपनी लाज खोलते, उसको अपने निर्वस्त्र तन पर खींचते तुम्हें जरा भी लाज संकोच नहीं आई। और इससे बढ़कर निर्लजता और क्या होगी कि उस छोकरे के साथ बनाए हुए संबंधों की तुलना अपने पति के साथ भोगे छड़ों से कर रही हो, कि उसके अंग ने, उसके तख्ते लावे ने तुम्हारे में जमा। उफ, हे भगवान, न जाने क्या क्या बोल रही थी तुम, की वह सब साफ हो गया।
क्या यह सच नहीं कि तुमने जीजा से उस बात का बदला लिया जो उन्होंने गुस्से में तुम्हारी तुलना मीनाक्षी से कर डाली थी और उसे बेहतर कहा था? मगर इससे बड़ी बात यह थी कि तुम्हारी वासना की जो हवस थी वह जीजा से शांत नहीं हो पाती थी। उसे तुमने मौका पाते ही एक छोकरे से शांत करने की कोशिश की और सोचा यही। बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूं कि तुम उस दिन प्रतिशोध अपनी वासना की आग को बुझाने के लिए सब कुछ भुला कर यह कदम उठा रही थी और जीजा के व्यवहार को, काम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? बोलो, क्या यह सच नहीं है? क्या जवाब है तुम्हारे पास इन बातों का? इसके बाद भी चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों को सही कहूँ, तुम्हारी तारीफ करूँ? मगर क्यों? इसमें बनने बिगड़ने की बात, साथ होने की बात कहाँ से आती है? बिब्बो का धारा प्रवाह इतना बोल जाना मन्नू को कुछ हैरत में डाल गया। उसकी बातें मन्नू की उम्मीदों से कहीं, उसकी अपेक्षाओं से कहीं बहुत आगे थी। उसे कुछ देर तक कोई जवाब नहीं सूझा। वह चुप रही। तो बिब्बो फिर बोली, तुम कहती हो कि बहन होकर तुम मेरी बात, मेरा दुख सुनने को तैयार नहीं हो। मगर जरा तुम ही बताओ, कौन बहन अपनी बहन के ऐसे कर्मों नहीं बल्कि कुकर्मों का हो, ऐसे कुकर्मों को सुनना चाहेगी? तुमने जो किया उसका उदाहरण ढूंढे कहीं हो तो बताओ। मैंने तुम्हारी तरह तो बहुत सी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जितना पढ़ी हूँ मुझे कहीं भी ऐसा वाक्य पढ़ने सुनने को नहीं मिला। और फिर अभी तो तुम बार बार यही कहे जा रही हो कि अनर्थ तो तुमने आगे किया है। अभी तक जो बताया वह तो अनर्थ है नहीं, या जो अभी तक बताया है यह सब तो तुम्हारी नज़र में अनर्थ जैसा कुछ है, ऐसा भी नहीं है। तो अब जल्दी से वह अनर्थ बता दो जो सच में तुम्हारे नज़रों में अनर्थ था। जरा मैं वो भी सुन लूँ। देखें इस कलयुग में, इस दुनिया में कैसे कैसे अनर्थ हो रहे हैं कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जिसे मैं बहुत बड़ा अनर्थ मान रही हूँ वह तुम्हारी नज़र में अनर्थ ही नहीं है। तो जो तुम्हारी नज़र में अनर्थ है वह बताओ। अब मुझे और ज़्यादा इंतज़ार मुझसे नहीं हो रहा है। बिब्बो की या उतावलीपन की बातें सुनकर मन्नू बोली, ताने कस रही हो या सच में ये सब कुछ सुनना चाहती? मन्नू बिब्बो की जली कटी बात सुनकर बहुत ज्यादा आहत हो गई थी। तो बिब्बो ने जवाब दिया, तुम जो चाहो समझो, मैं तो सुनने को तैयार बैठू हूँ। अब तो एकदम लगता है कि सब कुछ बिना सुने यहाँ से जा भी ना पाऊंगी। हाँ तो बताओ, जीजा जब आए तो तब क्या हुआ? मन्नू ने कुछ देर गहरी सांस ली, फिर पानी पिया और आगे बोली, हुआ यह कि मैं बराबर यही सोच कर परेशान थी कि आते ही उन्हें कैसे मनाऊंगी। जाते वक्त तो इतना गुस्सा होकर गए थे, आएंगे तब क्या होगा। इनके फ़ोन का इंतज़ार करती रही कि पहुँच कर या फ़ोन करेंगे, लेकिन कई दिन तक जब फ़ोन नहीं आया तो खींच कर मैंने जिया से कहकर चौहान जी से वहाँ का फ़ोन नंबर मंगवाया जहाँ या रुके थे। तब आज की तरह मोबाइल की सुविधा तो थी नहीं। बड़ी मुश्किल से 5वें दिन बात हुई, मगर फ़ोन उठते ही पहली आवाज़ जो मैंने सुनी उससे तन बदन एकदम जल उठा। लेकिन मुझे क्योंकि हर हाल में अपने पर नियंत्रण रखना ही था, इसी में मेरी भलाई थी, सो मैं एकदम शांत रही। यह सुनते ही बिब्बो ने पूछा, क्या उसी चुड़ैल ने फ़ोन उठाया था? हाँ बिब्बो, तुम सही कह रही हो, फ़ोन उसी चुड़ैल ने उठाया था। रात करीब 9 बज रहे थे और वह चुड़ैल उनके कमरे में थी। बड़ा इठला कर बोली थी, भाभी जी कैसी हैं आप? मैंने कहा ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तब मैंने कहा जरा इनसे बात करा दीजिए। तो वह बोली, हाँ बिल्कुल, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, बाथरूम में है। या करीब 2 मिनट बाद आए लाइन पर तो मैंने अपनी परंपरा, अपनी श्रद्धा अनुसार चरण स्पर्श बोला तो बड़े ही बेमन से वह बोले, खुश रहो। मैंने पूछा कैसे हैं आप? ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? नहीं, कई दिन हो गए थे ना, कोई समाचार नहीं मिला तो मन लगा हुआ था। तो उन्होंने बड़े ही व्यंग्यात्मक स्वर में कहा,
खुशी हुई कि तुम्हारा मन मुझ पर लगा रहा। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है? उनकी यह बात मरहम सा असर कर गई। मैंने पूछा, बम्बई कैसा लगा आपको? तो बड़ा ही बेरुखा सा उन्होंने जवाब दिया, लगना कैसा है? जैसे बाकी शहर हैं वैसे ही यह भी शहर है, बस कहीं भीड़ ज़्यादा कहीं कम। यहाँ भीड़ ज़्यादा है, इतनी है कि दम घुटता है। तो मैंने कहा, काम के बाद थोड़ा घूम लिया करिए, मन लग जाएगा। अपनी मनपसंद हीरो से मिल लीजिए, अच्छा लगेगा। पर्दों पर यह सब अच्छे दिखते हैं, कईयों को देखा है यहाँ इधर उधर जाते आते। मुझे तो सब बकवास लगे। पता नहीं लोग क्या देखते हैं इन सब में कि दीवाने हुए भागते हैं इन सब के पीछे। खैर, घर पर चीनू है कि गया? इन्होंने बहुत ही बेरुखी से यह भी कहा था। तो मैंने कहा, भी है, काफ़ी लंबे लंबे गैप हैं, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। तो वह बोले, ठीक है, और कोई बात? तो मैंने पूछा, आप कब तक आ रहे हैं? तो कुछ देर चुप रहकर उन्होंने कहा, क्यों, कोई काम रुक रहा है क्या मेरे बगैर? मैंने अपने को बहुत ही ज़्यादा जज्ब करते हुए कहा, मेरी दुनिया तो आपके रहने पर ही चलती है, एक दो काम की बात कहाँ है? तो वह बोले, यह सब बेकार की बातें हैं, किसी के रहने ना रहने से कुछ भी नहीं रुकता। और फिर हमारे संबंधों में ऐसी कौन सी गर्मी या मिठास है कि कहीं कुछ फ़र्क पड़ता है? मैंने फिर अपने को बहुत जज्ब किया और कहा, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत तकरार का मतलब यह नहीं कि संबंध में कहीं गर्मी नहीं है, कोई मिठास नहीं है। ज्वालामुखी शांत रहे तो उसके मायने यह नहीं कि उसमें अंदर उथल पुथल नहीं हो रही है, उसके अंदर दहकता लावा नहीं है। बस उचित माहौल स्थितियों की ज़रूरत होती है, जिसके आते ही रिश्तों में गर्मी दहकने लगती है। सुर्ख तख्ता लावा रिश्तों की गर्मी को चरम ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। मुझे लगता है हमारे बीच भी ज्वालामुखी अंदर ही अंदर धधक रहा है, उथल पुथल मचाए हुई है। बस ज़रूरत है हम दोनों को उपयुक्त माहौल पैदा करने की। मैं कुछ ज़्यादा बोल गई शायद, तो वह उधर से ही बोले, बहुत ही अजीब से अंदाज में बोले, ओह, बड़े दार्शनिक अंदाज में बात कर रही हो, कुछ खास बात हो गई क्या? मैंने फिर कहा, हाँ, यही मान लीजिए। तो कुछ चुप रहकर वह बोले, अच्छा, तो जरा हम भी जाने कि ऐसा क्या खास हो गया कि रिश्तों की गर्मी को ज्वालामुखी की गर्मी की तरह चरम तक ले जाना चाहती हो? मैंने कहा, अभी तो बस इतना जान लीजिए कि आपसे दूरी बड़ी असहनीय है। जब भी बाहर जाते हैं तो मेरे अंदर का ज्वालामुखी धधकने लगता है, उथल पुथल एकदम से कुलाचे मारने लगती हैं। जब से गए हैं एक पल को चैन नहीं मिला, इसीलिए चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाए। मेरे इतना कहने के बाद वह बोले, मगर आने से फ़ायदा भी क्या, आते ही मिलते ही फिर सब कुछ ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं, ठंडा होने की भी एक सीमा होती है ना, उसके बाद तो बारी लावे के बाहर आने की होती है। बहुत दिन हो गए, अब हमारे रिश्तों के हिम युग के समाप्त होने का समय आ गया है, गर्मी आने का वक्त आ गया है। यह गर्मी रिश्तों को जीवंत बनाएगी। बस जल्दी आइए, मुझे पूरा यकीन है कि अब हम जीवंत युग में प्रवेश करेंगे। सारी बर्फ पिघल जाने का वक्त आ गया है। फिर यह सब है तो हमारे ही हाथ में ना, जब जो चाहे वह कर सकते हैं। मेरी बातें सुनने के बाद वह बोले, आज तुम्हारी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। इतनी दार्शनिकता, इतनी रोमानियत पहले तो कभी नहीं दिखाई दी, आज क्या हो गया है? मैंने कहा, हिम युग के खत्म होने का दौर शुरू हो गया है, जीवंत युग के आने की तपिश है जो तुम तक पहुंच रही है। तो वह फिर बोले, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या हो गया है। मैंने फिर कहा, पिछले कुछ वर्षों में आपने भी तो नहीं पूछा था इस तरह, इसीलिए निवेदन कर रही हूँ कि जितना हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। इस बार उन्होंने कहा, पहले ये तो बताओ सब ठीक ठाक तो है ना? इनकी बहकी हुई बातों के पीछे क्या छिपा रही हो? इन बहकी हुई बातों के पीछे क्या छिपा रही हो? मैंने कहा, विश्वास कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और जो ठीक नहीं है अब वह भी ठीक हो जाएगा। मैं उसी तरह जीना चाहती हूँ, आपका वैसा ही प्यार चाहती हूँ जैसा शादी के बाद कुछ समय तक आप करते रहे थे। फिर न जाने किसकी काली छाया पड़ी कि हम एक घर में रहकर भी एक नहीं है।
दुनिया के सामने हम मुखौटा लगाए रहते हैं, तो दुनिया समझती है कि हम बड़े खुशहाल हैं, मगर अंदर ही अंदर हम दोनों ही कहीं घुल रहे हैं। मैं बस यही ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं फिर से शुरुआती दिनों की खुशियाँ पाना चाहती हूँ, तुम्हें देना चाहती हूँ, घर को स्वर्ग बनाना चाहती हूँ। इस बार वह फिर थोड़ा नरम पड़ते हुए बोले, यह अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कहाँ से आ गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ठहराऊँगा तब देखूँगा, कुछ समस्या हो तो बोलो। मैंने फिर कहा, हाँ एक बड़ी समस्या है। तो वो बताओ ना, इतनी लंबी चौड़ी बातें करने, भूमिका बनाने की क्या ज़रूरत है। मैं कुछ चुप रहने के बाद बोली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हारी बाहों में खोना चाहती हूँ, पिघलना चाहती हूँ तुम्हारी गर्मी से। यही पहली और आखिरी समस्या है, बोलो दूर करोगे ना। इस बार फिर वह कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, चलो अच्छा, बहुत हो गई बात, आऊँगा तो देखूँगा तुम्हारी समस्या क्या है। अब रखो फ़ोन, मुझे काम करना है। इसके बाद हमारी 2-4 बातें और हुई। उनकी सारी बातों से मुझे पूरी उम्मीद हो गई थी कि आते ही मैं अपनी योजना अनुसार बहुत कुछ कर सकूंगी। न जाने क्यों मेरे दिमाग में यह कूट कूट कर भर गया था कि मैं कुछ ही हफ्तों में प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। अब एक एक पल जहां मुझे एक एक बरस लग रहा था, वहीं मैं हर संभव कोशिश कर रही थी कि गर्भवती हर हाल में हो जाऊं, कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। अब जब कदम बढ़ा है, उठ ही गए हैं, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, अपनी सूनी गोद को हरा भरा किया जाए। फिर इससे किसी को नुकसान तो हो नहीं रहा है। हालांकि अब यह सब मुझे एक पागलपन से अधिक कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, वह चुड़ैल उनके ही कमरे में है, इसका तुम्हें जीजा से तुमने जरा भी विरोध नहीं किया? नहीं बिब्बू, मैंने कोई विरोध नहीं किया, जानबूझ कर नहीं किया। जानते बूझते हुए भी एकदम अनजान बनी रही, उसका नाम तक नहीं लिया, क्योंकि यह जानती थी कि उसका नाम लेते ही इनका मूड खराब हो जाएगा और या फिर आग बबूला हो उठेंगे। हालांकि मैं बाद में यह सोचकर परेशान हुई और मैं पछताई कि वह मेरी और उनकी बातें सुन रही होगी, जो हमारी पर्सनल बातें थी या उस तक पहुंच गई होंगी। वह वहीं तो थी उनके पास, मगर बात तो हो चुकी थी, इसलिए मैं हाथ मलने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बिब्बू बोली, वाकई बड़ी तेज बुद्धि है तुम्हारी बुद्धि, एक एक पल का हिसाब था तुम्हारे दिमाग में, इतनी तेज है, मैं वाकई आश्चर्य में हूँ। मैं होती तुम्हारी जगह तो शायद पागल हो जाती, कहीं डूब मरती या फांसी लगा लेती। बिब्बो, पता नहीं कोई और होता तो क्या करता, मगर इतना यकीन से कहती हूँ कि मैंने जो किया वह भी उससे इनकार न करता। अच्छा ये बताओ, फ़ोन पर तो जीजा से यह सारी बातें उनके उनके जाने के 7-8 दिन बाद हुई, लेकिन चीनू से संबंध तो उसी दिन बन गए थे, उसके बाद भी वह घर में था। इस बीच तुम उससे दोबारा भी मिलती रही, तुम्हारी बातों से तो यही लगता है। यह सुनकर मन्नू बोली, बिब्बो, बात भूलती तो तुम भी नहीं हो, तुम्हारा भी दिमाग कम तेज नहीं चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि कहीं भी एक बारीक से भी बारीक पॉइंट तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो। खैर, मैं तो सोच रही थी कि तुम इनकी बातें सुनकर भूल जाओगे कि इस एक हफ्ते तक मैंने चीनू से दोबारा संबंध बनाए थे कि नहीं। लेकिन देखो तुम्हारा दिमाग कितनी तेज है। लेकिन तुम नहीं भूली, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी पूरी तरह से केंद्रित है कि चीनू के साथ उस रात जो संबंध बने उसकी परिणति क्या हुई। हाँ, वो बात ही ऐसी है जो नहीं भुलाई जा सकती। रही मेरी दिमाग या मेरी बुद्धि की बात, तो वह तुम्हारे बराबर तो नहीं है। यह बात ऐसी बात है जिसे एक ही झटके में सब जान लेने का मन तो होता ही है। तुम ही बताओ, क्या यह बातें आसानी से भुलाई जा सकने वाली हैं क्या? शायद तुम ठीक कहती हो बिब्बू। मैं भी जल्दी से जल्दी बताकर राहत की सांस लेना चाहती हूँ। हुआ या कि उस रात चीनू से संबंध बनाने के बाद मेरे दिमाग में जो चल रहा था वह तो तुम्हें बता ही चुकी हूँ।
अगले दिन चीनू भी मुझे अब कुछ अपसेट सा लग रहा था। दिन में 1-2 बार गया बाहर, फिर लौट आया। मैं बराबर उस पर नज़र रखी हुई थी। अंदर अंदर बहुत डर रही थी कि या कहीं बात किसी और को ना बता दे। खाना खाने के लिए दिया तो बोल दिया मन नहीं है, तो मैंने भी दोबारा नहीं कहा। वैसे मैं स्वयं बहुत अपसेट थी। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खाना आदि तो सिर्फ इसलिए बनाया कि चीनू को किसी तरह लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाने दूं। मन में ऐसा तूफान चल रहा था कि लगता दिमाग की नसें फट जाएंगी। मगर इन सारे झंझावातों के बीच मैंने एक बात का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब इतना बड़ा हाहाकारी कदम उठ ही गया है तो अवसर का उपयोग जरूर करूंगी। माँ बनने का सपना जरूर पूरा करूंगी। और चीनू ने कहीं पर भी अगर यह बात खोली तो आत्महत्या कर लूंगी। मगर यह भी कहीं दिमाग में आता था कि अगर चीनू यह सारी बातें कहेगा भी किसी से तो उसकी बात को लोग उसकी गप के सिवा कुछ और न समझेंगे। एक तरफ मैं डरती तो दूसरी तरफ खुद ही अपने तर्क वितर्क से अपने ही को ढांढस बंधाती। कहती कुछ नहीं होगा, तू माँ जरूर बनेगी। माँ बनने की तेरी मंजिल का माध्यम चीनू बनेगा। नैतिकता अनैतिकता के द्वंद्व पर जहाँ एक तरफ अपने मन को समझाती, अरे हम महाभारत में नियोग से बच्चे पैदा करने का प्रसंग तो पढ़ते ही हैं। सत्यवती ने अपनी विधवा पुत्रवधुओं अंबालिका को व्यास से संभोग कराकर ही तो मातृत्व प्रदान किया था। मातृत्व अंबिका ने धृतराष्ट्र, अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया। और इस कलयुग में यदि मैं भी नियोग से माँ बन जाऊंगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कैसा पहाड़ टूट पड़ेगा। जब द्वापर युग में नहीं टूटा तो इस युग में कैसे टूटेगा। फिर यह बात तो किसी को पता भी नहीं चलेगी। मैं किसी न किसी तरह चीनू को वश में किए ही रहूंगी। इसी उथल पुथल में दिन बीत गया। रात जैसे जैसे गहराती गई मेरा दिल तरह तरह की बातों के बोझ से भारी होता जा रहा था। हाँ, इस दौरान एक बात और हो रही थी। मेरे और चीनू के बीच एक मूक वार्ता भी कहीं परवान चढ़ रही थी। फिर हम अपने अपने कमरे में आए। खाना पीना अलग अलग बेमन से हुआ था और इस रात भी पिछली रात को दोहराया तुम दोनों ने। मन्नू की बात खत्म होते ही बिब्बू ने एकदम से पूछ लिया। तो वह बोली। बिब्बू के स्वर में घृणा, गुस्सा, व्यंग सब कुछ दिख रहा था। उसके इस व्यवहार को मन्नू बराबर एक तरफ कर देती और आगे बढ़ जाती। इस बात को भी उसने बारीकी से साइड दिखा दिया। कहा, देखो बिब्बो, मैं या तो अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं असंख्य तर्क दूँ, सफाई दूँ, लेकिन तुम्हारे मन को बदल नहीं पाऊंगी। मेरी जो तस्वीर तुमने बना ली है उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। मेरी जो तस्वीर तुम्हारे मन पर है रंच मात्र को भी बदलेगी नहीं। तो बिब्बो बोली, तुम हद कर रही हो। अरे जो तुम बता रही हो उसे सुनकर कौन होगा जो तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हें सम्मान देगा। तुम ऐसी अपेक्षा ही क्यों करती हो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत की मैं तारीफ जरूर कर रही हूँ कि देवी देवताओं, महाभारत आदि का नाम लेकर अपने काम को अच्छा बनाने में जरूर लगी हो। मैंने पूछा कि चीनू के साथ फिर संबंध बनाए, क्या पहल तुम्ही ने की थी? तो साफ साफ बताने के बजाय तुम महाभारत बता रही हो। बिब्बू की आवाज़ सुनकर मन्नू बोली, तो सुनो तो पहले, मैं भी साफ साफ ही बता रही हूँ कि उस रात भी हमने पिछली रात दोहराई। चीनू तो चला गया था ऊपर। दुनिया भर के उथल पुथल के बाद मैं रोक ना पाई अपने को और मैं चली गई उसके पास और पूरी रात उसके साथ मजा लुटा, है ना? बिब्बो ने फिर आश्चर्य से कहा। तो मन्नू बोली, नहीं, चली आई थी कुछ समय बाद। बिब्बो बोली, वाह, एक बात मैं साफ साफ बताऊं, तुम लाख सफाई दो
कि तुमने चीनू के साथ बच्चा पाने के लिए संबंध बनाए, लेकिन तुम्हारी अब तक की एक एक बात चीख चीख कर यही चुगली कर रही है कि तुमने अपनी वासना की हवस शांत करने के लिए उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। और पहली रात जो तुम यह कह रही हो कि दूसरी बार चीनू ने एक तरह से तुमसे ज़बरदस्ती संबंध बनाए, तुम्हारी मर्जी के बिना बनाए तुम्हारे साथ बेड पर लेटा, यह भी मेरे गले नहीं उतर रहा है। और तुम बताओ, उसके पहले मैं बता देती हूँ और पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि मैं एकदम सही कह रही हूँ कि चीनू के साथ तुम्हारा यह वासना का खेल जब तक जीजा नहीं आए तब तक चलता रहा। बोलो बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बिब्बो की बात सुनकर मन्नू ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी इस बात पर भी ध्यान दो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे इस काम में अंतिम उद्देश्य केवल बच्चा था। तुम यकीन करो इस बात का कि मैं संबंध बनाते समय भी बच्चा ही जी रही होती थी और यही यकीन करती कि बस अब मैं बीज धारण कर चुकी हूँ। तुम चाहो तो इसे एक पंथ दो काज जैसा भी कह सकती हो। यह सुनकर बिब्बो बोली, अब पता नहीं एक पंथ दो काज जैसा होता था या कि एक पंथ और सिर्फ एक ही काज, या तो तुम ही जानो, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जो जीजा शादी के बाद कुछ सालों तक तुम्हें जीजान से चाहते थे, वह बाद में तुमसे इतने दूर क्यों हो गए। हाँ, लेकिन यह पूछना तो बेवकूफ़ी है। इस प्रश्न का महत्व तो जब वह भी होते तभी था। तो तुम अब सिर्फ इतना बताओ कि जब वह लौटे तब क्या हुआ। मन्नू कुछ देर बिब्बो को देखने के बाद बोली, बाद के दिनों में जीजा क्यों अलग हो गए, अगर तुम यह पूछती तो भी अच्छा था। न जाने तुम्हें अब तक यह यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि इस समय मैं जो कुछ बता रही हूँ एकदम सही बता रही हूँ। जब मैं जो नहीं बताना चाहिए था वह सब भी बता चुकी हूँ, बता रही हूँ, तो यह बात क्यों नहीं बताऊंगी कि बाद के दिनों में यह क्यों दूर हो गए या क्यों दूर रहने लगे थे। मैं बहुत साफ बता रही हूँ कि मेरा जो अनुभव है, मैंने जो जिया, उसका निष्कर्ष यही है कि मर्दों को पत्नी चाहे कितनी अच्छी हो, कुछ दिन बाद उसमें उनको वो आकर्षण, वो सुख नहीं मिलता जो शुरू में वह भोगते हैं। और फिर अगर बाहर उनके लिए औरतें उपलब्ध हैं तो उसके लिए तो जैसे सारी दुनिया ही उसके हाथ में है। ऐसे में पत्नी उसे दाल में कंकर की तरह नजर आती है। मेरे साथ भी यही हुआ। बाद के दिनों में जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, प्रभावशाली होते गए, इनके शौक भी बदलते गए, इनका टेस्ट बदला, तो मुझमें उन्हें कोई रुचि नहीं रही। घिन आने लगी थी मुझसे। जो बातें कहते, गालियाँ देते और जिस तरह अपनी लात और छड़ी से मुझे मारते थे, तुम होती मेरी जगह तो एक दिन ना बर्दाश्त करती। उनके साथ मैंने जीवन भर जिस तरह निभाया, मैं दावे से कहती हूँ कि तुम क्या कोई भी औरत उस तरह ना निभा पाती उनके साथ। तुम तो कुछ देर पहले कह ही चुकी हो कि तुम बर्दाश्त ना करती, जबकि मैंने न सिर्फ जीवन भर निभाया बल्कि उन्हें कभी यह एहसास ना होने दिया कि मैं उनकी ज्यादतियों से ऊब कर कई बार यह सोच बैठती हूँ कि अलग ही हो जाऊं क्या। यह सुनकर बिब्बो ने पूछा, अलग होने की बात मन में आने के बाद भी शायद तुम्हारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए साथ रही तुम आखिर तक। बिब्बो का यह गहरा तीखा व्यंग सुनकर वह बोली, तुम कैसी बात कर रही हो। मैंने कहा ना कि गुस्से में कई बार मन में आता था ऐसा, लेकिन यह क्षणिक होता था। गुस्सा कम होते ही ऐसी बात पर मैं पछताती थी, सोचती थी ऐसा मैंने क्यों सोचा। सच यह है कि मैंने सामान्य स्थितियों में जीवन में कभी भी उनसे अलग होने की बात नहीं सोची। मेरे मन में कभी ख्याल तक न आया। तुम इसका कारण विकल्पहीनता मानती हो तो मैं इसे सच नहीं मानती। मन में यह आता तो निश्चित मानो मैं विकल्प भी तलाश लेती। अगर ऐसा होता मन में, तो जब यह 18 दिनों बाद लौटे बंबई से तो मैंने जिस उत्साह के साथ इन्हें सिर आंखों पर बिठाया और कि जब तक आए नहीं तब तक टूट कर करती रही इनका इंतजार,
या सब ना होता। जबकि यह भी बाद में मालूम हुआ कि जिस बम्बई में मैं घूमना चाहती थी अपने पति के साथ, उसी बम्बई में मेरा पति ऑफिस का काम पूरा होने के बाद 2 दिन तक उस चुड़ैल के साथ घूमता रहा। लाख असहजतापूर्ण बातों के बावजूद मेरे मन में उनके लिए दुर्भाव या उनसे अलग होने की बात कभी नहीं आई, सिवाय बहुत ज़्यादा मार खाने और अपमान के समय क्षणिक तौर पर। बिब्बो फिर बोली, हाँ मगर एक बात तो यह भी है ना कि थोड़ी देर पहले तुमने यह भी कहा कि चीनू से बने संबंध की पोल ना खुल जाए, इसलिए तुम जीजा से जल्द मिलना चाहती थी। तो जो इंतजार तो इस स्वार्थ के लिए ज़्यादा था ना। बिब्बो की यह कड़वी बात सुनकर मन्नू ने फिर अपने को बहुत जज्ब किया और बोली, चलो मान लेती हूँ तुम्हारी इस बात को कि मैं अपनी गलती छिपाने के लिए कर रही थी उनका इंतजार, अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। तो बिब्बो बोली, तो अब यह भी बता दो कि जब वह आ गए तब कैसे तुमने उनका सामना किया, चोरी अपनी कैसे छिपाई, तब जीजा को कैसे फंसाया अपने जाल में। बिब्बो की यह बात मन्नू को गहरे चुभ गई। उसने कहा, बिब्बो तुम इतनी जली कटी बात क्यों कर रही हो? मुझे भला उनको अपने जाल में फंसाने की जरूरत क्या थी? आखिर वो मेरे पति थे, मैं तो खुद ही वक्त के हाथों खेली जा रही थी। वक्त के जाल में मैं खुद ही फंसी घुटती जा रही थी। ठीक, अच्छा, जब जीजा आए तब क्या हुआ? पलक पावड़े बिछाए जिसका मैं इंतजार करती रही, हुआ जब आया तो पहले की तरह फिर गाली दुत्कार अपमान मिला। यह सुनकर बिब्बो ने पूछा, पहले दिन में? हाँ, पहले ही दिन में। जब आए तो रात को मैंने सोचा कि लंबे सफ़र से आए हैं, सो उनकी देवता की तरह खातिरदारी की, मगर उनका रूखा व्यवहार ज्यों का त्यों बना रहा। बम्बई से फ़ोन पर ठीक से बात शायद उस कमीने के सामने होने की वजह से कर ली थी। खैर रात मैंने यह सोचकर इनके बदन की खूब मालिश की कि लंबे सफ़र के कारण बहुत थक गए होंगे, इससे इन्हें आराम मिलेगा। फिर बजाय मैं पहले की तरह दूसरे कमरे में जाने के इन्हीं के साथ लेट गई। हाँ, यह तो ज़रूरी था। आखिर तुम्हें अपने कुकर्म छिपाने के लिए तुम्हें आते ही इनसे संबंध जो बनाने थे। बिब्बो की बात मन्नू को फिर गहरे चुभ गई। वह देर तक अपने को जज्ब करती रही, फिर बोली, हाँ बिब्बो, लेकिन मेरे पति को मेरे बदन की ज़रूरत तो बरसों से ही नहीं रह गई थी, सो उस दिन कैसे आ जाते मेरे पास। मैंने जब हाथ लगाया उनके बदन को, उनके मन को टटोलने के लिए बम्बई की बातें शुरू की, बिना उस चुड़ैल का नाम लिए, तो बड़े अनमने ढंग से वह धीरे से बोले, सोने दो। मैंने सोचा चलो आराम कर लेने दो 2-4 घंटे, फिर देर रात देखूंगी। मैं जागती रही और या सोते रहे बेसुध। जैसे जैसे रात गुजर रही थी मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। मन अजीब से भय से भयभीत था। चीनू का चेहरा बार बार भयभीत कर रहा था। इनके सोने के करीब 1.5-2 घंटे बाद मन में उठते तूफान से विवश होकर मैं धीरे से चीनू के कमरे तक गई। क्या? बिब्बो ने आश्चर्य से कहा, क्या जीजा के रहते तुम फिर उस छोकरे से तन की भूख मिटाने पहुंच गई? तुम्हें जीजा का डर बिल्कुल नहीं था क्या? मन्नू ने उसे कुछ देर देखने के बाद कहा, नहीं बिब्बो नहीं, तन की भूख मिटाने नहीं गई थी। उसका जो चेहरा बार बार मुझे डरा रहा था, उसे देखने गई थी कि वह क्या कर रहा है। वहां जाकर राहत मिली कि वह अभी घोड़े बेच कर सो रहा था। लाइट जल रही थी। उसके पास ही फुटपाथ ही अश्लील किताब पड़ी थी। हाँ, एक बात तो बताया ही नहीं तुम्हें। पहले दिन उसके साथ जब संबंध बन गए तो उसके बाद वह जो चाहता था वह करने लगा था। मेरे सामने ही अश्लील किताबें पढ़ता, मुझसे बेहिचक पैसे भी मांगने लगा था। मैंने उसे मन ही मन खूब कोसा और नाइट लैंप ऑन कर ट्यूबलाइट ऑफ कर दी। चुपचाप नीचे आई तो सन्न रह गई। मेरी झुरझुरी सी छूट गई। पसीना चूचुआ आया बदन में। गला सूख गया। ऐसे थरथरा रही थी जैसे कोई पुराना जर्जर पुल ट्रेन के गुजरने पर थरथराता है।
मुझे ऐसा लगा मानो मेरी चोरी पकड़ी गई और अब मेरा अंत समय आ गया है। या बेड पर नहीं थी। तभी एक हाथ पर पलटी तो देखा या बाथरूम से चले आ रहे हैं। मेरे जान में जान आ गई, पर सशंकित तब भी थी। या बेड पर बैठ गए तो मैंने पूछा, पानी पियेंगे क्या? तो या धीरे से बोले, ले आओ। या पानी पीकर लेट गए। मैंने राहत की सांस ली, फिर डरते डरते मैं भी इनसे सटकर लेट गई। इनका मन जानने की कोशिश करने लगी। अचानक ही या बोल पड़े, कहाँ गई थी? मैंने कहा, चीनू ऊपर कमरे की लाइट जलती छोड़कर सो गया था, बुझाने गई थी। तो बोले, इसका एग्ज़ाम कब ख़त्म होगा? मैंने कहा, बता रहा था 2 पेपर और रह गए हैं। उनकी ऐसी बातों से मेरा मन बढ़ गया। मैंने पहल शुरू की और बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरे यहाँ तो ये कहते हैं कि खसम मेहरुआ की कौन सी लड़ाई, फरिया खोले भीतर आई। फिर ऐसा कौन सा आदमी होगा कि औरत उसके बदन में ज्वाला भड़काए और वह भड़के ही नहीं? बिब्बो की आवाज़ सुनकर मन्नू ने कहा, पता नहीं, पर मेरे साथ यही हुआ। मेरा हाथ, मेरा तन मन सब थक गए, लेकिन इनका ज्वालामुखी जो रूठा था मुझसे वह न भड़का। और फिर इन्होंने मेरे हाथ को रोकते हुए कहा, सोने दो। बस इन 2 शब्दों ने मुझे भी ठंडा कर दिया। मेरी मायूसी समुद्र सी गहरी हो गई, समुद्र सी गहरी हो गई थी। मुझे रह रहकर अपनी मौत निकट नजर आ रही थी। ये चीनू, सारा मोहल्ला, सारी दुनिया सो रही थी, पर मैं अकेली पड़ी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। आंसू भी वह बह बह कर थक गए तो वह भी सो गए और मैं चुप पड़ी, न जाने कब तक, और न जाने क्या क्या सोचती रही। फिर आंखें भी न जाने कब धोखा दे गईं और बंद हो गईं। सुबह नींद खुली तो 7 बज गए थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा ये फ्रेश होकर पेपर पढ़ रहे थे। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था जब यह मुझसे पहले उठ गए थे। खैर उठी, चाय नाश्ता खाना पीना सब तैयार किया। या तैयार होकर चले गए ऑफिस। चीनू का पेपर था, वह इनसे पहले ही चला गया था। मैं अकेली लड़ती रही अपने से, कोई नहीं था मेरे साथ। दिन में जिया आई थी, लेकिन कुछ ही देर के लिए। चीनू की चिंता थी, कहीं और भी उसे जाना था, सो वह जल्दी चली गई। उस दिन चीनू पेपर खत्म होने के बहुत देर बाद आया, खाना खाया और घर जाने की बात कहकर चला गया। वह भी बड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा था। शायद पेपर खराब हुआ होगा या फिर इनका आना उसे खलल पड़ने जैसा लगा होगा। मैंने उसे एक बार भी रुकने को नहीं कहा। हाँ, जाते जाते बड़े ढिठाई से मुझसे वह 100 रुपये ले गया। तुम्हारा गला सूख रहा है। बिब्बो ने उठकर मन्नू को 1 गिलास पानी दिया, फिर जल्दी से 2 कप चाय भी बना ली और बाथरूम भी हो आई। इस बीच मन्नू शांत हो उसे आते जाते देखती रही। उसके मन में आया कि जब उसकी सगी बहन यह बात सुनकर आग बबूला हो रही है तो कोई अन्य तो पूरी बात सुनने से पहले ही न जाने क्या कहता, क्या कर डालता। मैं भी कितनी पागल हूँ, न जाने किस रोह में आकर बहक गई और बता रही हूँ सब कुछ। जो बात अपनी चिता में भस्म कर देने वाली थी वह बता दी। अब यह बिब्बो न जाने या अपने ही दिल में इसे दफन कर पाएगी कि नहीं। कहीं इसने भी इन बातों के बोझ को न सहकर अपने बेटों, बहुओं, बेटियों को बता दिया तो दुनिया में इसके फैलते देर न लगेगी। वैसे भी यह बचपन से ही बड़ी वाचाल रही है, कुछ छिपा नहीं पाती। घर पहुंचते ही न जाने क्या या करेगी। हे भगवान, मैं ये कैसा पागलपन कर बैठी। कभी तो मुझे शांति दोगे या अंतिम सांस तक ऐसे ही तड़पाते रहोगे। समझ में नहीं आता तुम्हें अपने ही बनाए लोगों को तड़पाने में क्या मिलता है। कहते तो हो कि तुम्हारी बिना इच्छा के कहीं कुछ होता ही नहीं, तो हम सब जो करते हैं जब वह सब तुम्हारे ही इशारे पर होता है तो पाप पुण्य के भागीदार हम कहाँ होंगे। या तो वैसा ही हुआ कि काम तुम्हारे और सजा हम निरीह प्राणियों के। या तुम्हारी कैसी व्यवस्था है भगवान। तुम्हें यह अंधेर गर्दी जैसा
नहीं लगता क्या? मन्नू की यह विचार श्रृंखला बिब्बो ने आकर तोड़ दी। उसे चाय का कप थमाती हुई बोली, हम दोनों का यह जो जोश जगा है ना, ऐसा शायद ही किसी का रहा होगा। तुम्हारी बातें ऐसी हैं, इतनी ढेर सारी हैं कि उन्हें एक आध घंटे में समेटा नहीं जा सकता। और मैं भी तो ठान बैठी हूँ कि पूरी बात सुने बिना ना सोऊंगी, क्योंकि चाहूँगी भी तो भी नहीं सो पाऊंगी, नींद ही नहीं आएगी। हाँ बिब्बो, मैं भी यह तय कर चुकी हूँ कि जब इतना बता ही दिया है, बात खुल ही गई है, तो सब बता ही दूँ। अब परिणाम चाहे कुछ भी हो। यह सुनकर बिब्बो बोली, परिणाम तो जो निकलना था वह निकल ही चुका। अब भी कुछ होने को रह गया है क्या? या तो खाली दिल का गुबार निकालने जैसा है। गुबार भी ऐसा है जो यहीं रह जाएगा, कहीं और उसका कण भी न जा पाएगा, कहीं और उसका कण भी न जा पाएगा। सो जितना गुबार भरा है मन में, आज वह सब निकाल दो मेरे सामने। अच्छा बताओ, इतना बड़ा कांड तुमने किया, इससे जीजा की नज़रों का सामना तुम कैसे करती थी? पहले ही दिन तुम उनके पास गई, उनके पास लेट गई। तुम्हारा मन तुम्हें कचोट नहीं रहा था कि तुमने एक ऐसे आदमी को धोखा दे रही हो, जो भले ही किसी वजह से तुमसे सारे संबंध सामान्य न रख रहा हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर विश्वास पूरा करता है। अगर विश्वास न करता होता तो पैसे रुपए से लेकर बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों में न दी होती। ऐसे में तुमने जरा भी यह नहीं सोचा कि ऐसा आदमी, बुरा मत मानना, जो अपंग भी था, उसके साथ तुम कितना अन्याय कर रही हो। आंखें तुम्हारी जरा भी न सकुचाई उनके सामने जाने से। यह सुनकर मन्नू बोली, सब हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी इंसान को जो कुछ भी एहसास होता, जो कुछ भी महसूस होता, वह सब मुझे भी हुआ था। मगर एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं यह बात बिल्कुल नहीं मानती कि मैंने उन्हें धोखा दिया। मैंने धोखा देने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। चीनू प्रसंग ऐसा प्रसंग था जैसे खाने में भूलवश नमक ज़्यादा पड़ गया हो, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। बस उसके तीखेपन को झेलते हुए खाना ही एक रास्ता होता है। या ऐसे समझ लो कि खैर छोड़ो, किसी भी सफाई का मुझे कोई मतलब नहीं दिखता, कुछ भी मुझे नहीं दिखाई पड़ता। मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि हाँ, गलती मुझसे हो गई। मैंने जानते बूझते हुए या प्री प्लान कुछ भी नहीं किया था, बस हो ही गया। हाँ, गलती ऐसी हुई कि बाद में न चाहते हुए भी दलदल से ना निकल पाई। यह सुनकर बिब्बो ने कहा, दलदल से तो बिरले ही निकल पाते हैं, पर चीनू नाम का जो तीखा नमक खाया, उसका परिणाम क्या हुआ? यह सुनकर कुछ देर सोचने के बाद मन्नू बोली, बह गया, सारे परिणाम बह गए। मतलब मैं नहीं समझी। बिब्बो, मतलब यह कि उनके आने के 2 हफ्ते बाद ही पीरियड आ गया। सारे सपने खून बनकर बह गए। हालांकि डेट तो इनके आने के 1 हफ्ते बाद की थी, लेकिन 1 हफ्ते देर से आया। या 1 हफ्ते में अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि शायद मेरी इच्छा पूरी हो रही है। शायद चीनू के बीज ने मुझे गर्भवती बना दिया है, क्योंकि पीरियड्स मेरे एक आध बार को छोड़कर कभी भी अनियमित नहीं होते थे। मगर बह गई सारी खुशी 1 हफ्ते बाद। मेरे सपने का भगवान ने फिर खून कर दिया। आ ही गया 1 हफ्ते देर से पीरियड। यह सुनकर बिब्बो ने कहा, मैं इस बात के लिए तुम्हारी इस हिम्मत के लिए तारीफ करती हूँ कि तुम किस्मत को बदलने की कोशिश कर रही थी। तुम इतनी हिम्मत वाली थी कि विधि का विधान बदलने उससे टकराने चली थी। मगर मेरा कहना है कि मैं कुछ नहीं कर रही थी। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, तुम जो या बातें कर रहे हैं, यह सब विधि का ही विधान है। उसने जो तय किया था वही सब हुआ। अच्छा, तो विधि ने इसके आगे क्या लिखा था? तुम जिस नमक चीनू की बात कर रही थी, उसके नमक का तुमने फिर सहारा नहीं लिया?
एक और कोशिश के लिए। यह सुनकर मन्नू बोली, तुम घबरा क्यों रही हो बिब्बो? मैं सब बता रही हूँ, कुछ नहीं छिपाऊंगी, बार बार कह रही हूँ। मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं तो सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि चीनू नमक नमक तुम और कितने दिनों तक खाती रही और किस किस तरह से। जरूर बिब्बो जरूर, नमक जैसे जैसे खाया सब बताती हूँ। चीनू उस दिन जब घर गया तो करीब हफ्ते भर नहीं आया। 2-3 दिन जिया का भी फ़ोन नहीं आया तो मैं चिंता में पड़ गई, क्योंकि मैं समझ रही थी कि बाकी बच्चे पेपर देने ज़रूर आएगा, और फ़ोन करने से हिचक रही थी कि कहीं उसने जिया को बता दिया होगा तो किस मुंह से उनसे बात करूँगी। एक बार मन कहता नहीं बताया होगा, फिर मन कहता क्या पता छोकरा है न जाने क्या कर बैठे। या उधेड़ बुन बेचैनी जब ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने अंततः जिया को फ़ोन किया। इसके लिए मुझे बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। जिया से बात करते वक्त मारे घबराहट के मेरे शब्द लड़खड़ा रहे थे। अनुभवी जिया ने मेरी घबराहट की था लेने की कोशिश में पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा हाँ। तो क्या भैया से कुछ बात हो गई है? मैंने कहा नहीं जिया, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ऐसे ही न जाने को मन बहुत परेशान हो रहा था। पहले सोचा कि अमीनाबाद चली जाऊं, कुछ खरीदारी भी कर लूंगी और हनुमान जी के दर्शन भी, मगर इस गर्मी में निकलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम यहाँ पास में थी तो चल देती थी तुम्हारे साथ, पर अकेले हिम्मत नहीं जुटा पाती। तो जिया बोली, जब मन हुआ करे तो 1-2 दिन पहले बता दिया करो, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा अरे जिया, ऐसी कैसी बात कर रही हो, इतनी दूर से बार बार बुलाना अच्छा नहीं लगता। मन्नू अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जिया ने कहा। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।